हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है हमारा, ये एक हिंदी लेसन शब्द के बारे में होने वाला है। यानी कि शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम उन्हें किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं अलग अलग भागों में, और उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो ये लेसन उसी के बारे में होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। अब से पहले के जो हमारे हिंदी पाठ थे उसमें हमने पढ़ा कि वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, इनकी मात्राएं क्या क्या होती हैं, 12 खड़ी क्या होती है, ये सब हमने पहले कर लिया। लेकिन शब्द क्या होते हैं, इसका जवाब होता है कि शब्द वो सार्थक ध्वनियां होती हैं जो कि वर्णों के संयोग से बनती हैं। सार्थक ध्वनि कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ध्वनियों के योग से आपस में अगर हम योग कर रहे हैं उनका, और उससे कोई भी शब्द का मतलब नहीं निकल रहा, उसकी ध्वनि का कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो हम उसको शब्द नहीं कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ निसक, तो इसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसी ध्वनि को, इसमें जो व्यंजन और मात्राएं आई हैं, उनको उनके सही स्थान पर लगा दें तो शब्द बनता है सैनिक। तो सैनिक शब्द का एक मतलब है। तो यानी कि जो भी सार्थक ध्वनियां होंगी उनको ही हम शब्द कहेंगे। अब जो शब्द होते हैं उनको हम वर्गीकृत किस तरीके से करते हैं, ये एक थोड़ा सा लंबा लेसन होने वाला है, तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शब्दों को हम वर्गीकृत करते हैं तो किन आधारों पर करते हैं। शब्दों को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो हम इसको 3 आधार पर करते हैं। सबसे पहला होता है इसका उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, किस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर। दूसरा होता है रचना या फिर बनावट के आधार पर कि किस तरीके से इन शब्दों को बनाया गया है। और नंबर 3 होता है इसका प्रयोग के आधार पर, यानी कि हम इसको किस तरीके से कहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं और इनके प्रयोग के वक्त क्या इनका स्वरूप बदलता है नहीं बदलता है, तो उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब हम शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर करते हैं तब हम इसको आगे और 4 भागों में बांट सकते हैं। तो ये कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहला भाग है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द मतलब कि वो शब्द जो कि संस्कृत भाषा में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अधिकतर भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं उनका जन्म संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत से जो शब्द बिल्कुल जैसे संस्कृत में बोले जाते थे उसमें बिना किसी चेंज के, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और वो बिना किसी बदलाव के सीधा हिंदी भाषा में आकर प्रयोग होने शुरू हो गए, तो उन सभी शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि सूर्य, पक्षी, ग्रह, रात्रि, सत्य, मयूर। तो ये जो सारे शब्द हैं ये संस्कृत में इसी तरीके से यूज होते आए हैं और ऐसे ही हम इनको हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं, तो इसलिए इनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है तद्भव शब्द। तद्भव यानी कि पहले संस्कृत में प्रयोग होते थे लेकिन उसमें समय के साथ धीरे धीरे कुछ अशुद्धियां आई या फिर जरूरत के हिसाब से उनमें कुछ बदलाव कर दिए गए, और जब इस बदलाव के साथ हम हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करते हैं तो हम इन शब्दों को कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि घृत। घृत यानी कि घी। तो घृत संस्कृत वर्ड था लेकिन उसमें बदलाव होते होते अब वो घी हो गया, तो घी जो है ये तद्भव शब्द हुआ। उसी तरीके से हस्त। हस्त उसको हाथ कर दिया गया। सर्प, सांप। निद्रा, नींद। पर्वत, पहाड़। कृषक, किसान। तो इस तरीके से जो शब्द संस्कृत भाषा से बदलकर अपना स्वरूप थोड़ा सा बदलकर हिंदी भाषा में आए हैं उन सभी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे देशज शब्द। देशज शब्द का मतलब होता है कि वो शब्द जो कि हमारे देश में ही निर्मित है, हमारे देश में ही उनको निर्माण किया गया है।
अब ये शब्द जो है या तो किसी क्षेत्रीय भाषा से आते हैं या फिर हमारी आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें आते हैं। ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी साहित्य की भाषा होती है वो अलग होती है और हमारी जो बोलचाल की भाषा होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो जो बोलचाल की भाषा के हमारे शब्द हैं और वो बाद में हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए हैं, उन सभी शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लड़का, खिचड़ी, जूता, पगड़ी, शीशा, पैसा। तो ये जो सारे शब्द हैं ये देशज शब्द हैं। उसके बाद बात आती है उन शब्दों की जो कि हमारे देश के तो नहीं है लेकिन हमने उनको हिंदी भाषा में सम्मिलित किया है। उन शब्दों को हम कहते हैं विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी और देश की भाषा से लिए गए शब्द हैं, लेकिन अब हम इनको हिंदी में भी उसी तरीके से यूज करते हैं जिस तरीके से हम बाकी के शब्दों को यूज करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं डॉक्टर, सब्जी, सौगात, स्टेशन, स्कूल, जमीन। तो ये सारे जो शब्द हैं हमारे हिंदी भाषा में नहीं थे, बल्कि इनको अलग अलग भाषाओं से, कभी रोमन से, कभी फारसी से, कभी अरबी से, अलग अलग भाषाओं से लिया गया है। उसके बाद ये हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं और आज इनको बहुत ही आसानी से हिंदी भाषा के साथ हम यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से उत्पत्ति के आधार पर जो 4 वर्गीकरण हम कर सकते थे वो होते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्दों का वर्गीकरण है वो खत्म होता है। उसके बाद हम जो अगला वर्गीकरण है रचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर वो शुरू करते हैं। जब रचना के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो इसके भी हम 3 अलग अलग भाग कर सकते हैं। सबसे पहला है इसमें रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो जो शब्द किसी खास रूप में प्रसिद्ध हैं, अगर हम उनके खंड कर दिए जाएं, उसके खंड कर दें, अलग अलग भाग कर दें, तो उनका कोई अपना मतलब नहीं निकलेगा। अगर हम उनका, जैसे शब्द है कल, अब अगर हम कल को खंडित कर दें क और ल, तो इनका अपना कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे शब्द जो कि स्वतंत्र हैं, प्रसिद्ध हैं, उनका एक खास मतलब होता है, लेकिन अगर हम उसके खंड कर देते हैं तो उस खंड जो अलग अलग होंगे उनका कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होगा। तो उन सारे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहेंगे। तो इसके अंदर आ सकते हैं जो एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, वो हैं कल, कपड़ा, घर, घास, घोड़ा। अब अगर इनको हम खंडित कर दें तो इनके जो खंड होंगे, जो भाग होंगे, उनका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्दों को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि अगर हम कोई शब्द का पर्टिकुलर मीनिंग होते हुए अगर हम बाद में उसके डिफरेंट हिस्सों में उसको बांट दें तो उसके खंड होने पर उसका हमें कोई भी अलग से मीनिंग नहीं मिलेगा। वो सभी शब्द जो है हमारे रूढ़ शब्द में आ जाएंगे। उसके बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द योग और योग से बना है। तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर जब हम कोई शब्द बनाते हैं, कोई शब्द निर्माण करते हैं, तो उन सभी शब्दों को हम यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे कि रसोई घर। तो रसोई घर एक शब्द है, उसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको खंड करते हैं तो इसके 2 अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं, रसोई और घर। धर्मशाला, पाठशाला। तो ये जो शब्द होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं, 2 सार्थक शब्द या 2 से ज्यादा सार्थक शब्द, और वो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन सभी शब्दों को हम यौगिक शब्द कहेंगे। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को जोड़कर बनाया गया। योग मतलब जोड़कर, तो यौगिक शब्द। उसके बाद आते हैं हमारे तीसरी तरह के शब्द जो कि रचना के आधार पर हम वर्गीकृत करते हुए कर सकते हैं, वो है योग रूढ़। योग रूढ़ यानी कि वो शब्द जो कि 2 या 2 से ज्यादा शब्दों के, सार्थक शब्दों को जोड़कर बनेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा? यौगिक शब्दों में उस शब्द का जो मतलब बनकर आ रहा होगा
उसी को हम वो मतलब मान लेंगे, जैसे कि पाठशाला, तो पाठशाला यानी कि स्कूल। लेकिन यहाँ पर जो शब्द दो आपस में जुड़ेंगे वो सार्थक शब्द होते हुए भी जब वो नए शब्द का निर्माण करेंगे तो वो शब्द का कुछ विशेष मीनिंग होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि नीलकंठ। नीलकंठ तो नील और कंठ से मिलकर बना है, लेकिन हम यहाँ पर इसको नीलकंठ किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं लेंगे, बल्कि इसका मतलब होता है नीले कंठ वाला, यानी कि भगवान शिव। जैसे कि दशानन, दश आनंद, दशानन। दशानन हम किसको जानते हैं? रावण। लंबोदर, लंब उदर, लंबोदर यानी कि गणेश जी। तो इस तरीके से जो दो शब्द आपस में जुड़ेंगे, सार्थक शब्द होंगे, दोनों जुड़ेंगे, और लेकिन फिर भी उसका एक डिफरेंट मीनिंग निकलेगा। जो शब्द वो बन रहा है उसके अंदर कोई विशेष अर्थ छुपा हुआ होगा, तो उनको हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे रचना के आधार पर जो हमारे शब्दों का वर्गीकरण है वो खत्म होता है, और इसके अंदर के हमने तीनों भाग, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, तीनों को समझ लिया और उसके बारे में चर्चा कर ली। अब उसके बाद हमारा जो अंतिम आता है शब्दों का वर्गीकरण करने का तरीका, वो आता है प्रयोग के आधार पर। तो जब हम प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो इसके अंदर भी दो डिफरेंट पार्ट होते हैं। वो होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब ये विकारी और अविकारी क्या है, इसको समझ लेते हैं। विकारी शब्द यानी कि वो सभी शब्द जो कि लिंग के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर, पुरुष के आधार पर जब हम इनको प्रयोग करेंगे किसी सेंटेंस के अंदर तो ये बदल जाते हैं, यानी कि इनके अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार उत्पन्न यानी कि इनको हम सेंटेंस में इनके प्रयोग के आधार पर इनका रूप बदलकर प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि लड़का, लेकिन अगर हम ज्यादा लड़कों की बात कर रहे हैं तो लड़के, और जैसे अभी मैंने बोला कि ज्यादा लड़कों के बारे में बात करें तो लड़का शब्द का हमने लड़कों कर दिया। तो जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर तो हम ये देखते हैं कि वहां पर लिंग क्या है, वहां पर कारक क्या है, वहां पर कौन सा काल है, या फिर प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है, उस हिसाब से पुरुष के आधार पर हम जो है इनका रूप चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सारे शब्द जो अपना रूप बदलते हैं उन सभी को हम कहते हैं विकारी शब्द। तो इसके अंदर हमारे 4 तरह के शब्द आते हैं, जो कि है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सारे के सारे जो हैं जब भी हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनका रूप हम तरह तरह से बदल सकते हैं। जो ये विशेषण होते हैं वो भी अपना रूप बदल लेते हैं, संज्ञा और सर्वनाम भी अपना रूप बदलते हैं, और हमारी जो क्रिया होती है वो भी अपना रूप बदलती है। तो ये जितने भी शब्द इन चारों के अंतर्गत आएंगे वो चारों को हम विकारी शब्द कहेंगे। इसके उल्टा अविकारी शब्द क्या होते हैं? अब विकारी शब्दों में रूप बदलता है, लेकिन अविकारी शब्द में सेम है कि लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर, पुरुष के आधार पर या काल के आधार पर कोई भी रूप परिवर्तित नहीं होता। वो सेंटेंस में कुछ भी काल हो, कुछ भी लिंग हो, उसके आधार पर इनका रूप नहीं बदलते हुए ये सिमिलर रहते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। माला धीरे धीरे चलती है। अब धीरे धीरे यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण आया, माला धीरे धीरे चलती है। रेखा और माला धीरे धीरे चलते हैं, बाकी सब बदल गया, लेकिन और धीरे धीरे ये नहीं बदला। तो ये जो शब्द हैं जो कि कुछ भी हो सेंटेंस के अंदर वो अपना रूप नहीं बदलते। जैसे तुम अंदर आओ, तो अंदर आओ यहाँ पर भी हमने क्रिया विशेषण किया। आप सभी अंदर आओ, आप सभी अंदर आओ, तो अंदर जो शब्द आया वो दोनों में ही नहीं बदला। तो ये जो शब्द होते हैं जो कि अपना रूप नहीं बदलते किसी भी वजह से, उन सभी को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे कि
विकारी शब्द में हमने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, लेकिन जब अविकारी शब्दों की हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। तो ये जो चारों शब्द होते हैं हमारे, जो इन चारों के अंतर्गत आते हैं, वो सभी शब्द हमारे अविकारी शब्द होते हैं, जो कि अपना रूप कभी भी नहीं बदलते किसी भी कारण से सेंटेंस में जब हम उनका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा शब्द के वर्गीकरण का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और शब्दों को समझने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। उसके अलावा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।